स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे तुलनात्मक पद्धति की पूर्व आवश्यकता। यदि हम तुलनात्मक पद्धति को अपनाते हैं, किसी चीज का अध्ययन अपन कर रहे हैं, तो उसके पहले हमारी पूर्व की आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए, है ना। जैसे होना चाहिए इकाई के चयन के रूप में एक प्रत्यय ढांचा। मान लो यदि हम तुलना कर रहे हैं किसकी, भारत के प्रधानमंत्री तुलना कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, तो इकाई क्या होनी चाहिए, इकाई दोनों सेम होनी चाहिए। मान लो इसका प्रधानमंत्री तो इसका भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। मतलब आप अध्ययन कर रहे हैं प्रधानमंत्री शक्तियां, तो प्रधानमंत्री की शक्तियां लिए ही यहाँ पे अध्ययन होना चाहिए। मतलब क्या उसमें अध्ययन होना चाहिए। मतलब मान लो अगर यदि प्रधानमंत्री और अपन ले लें राष्ट्रपति, तो उसका अध्ययन फिर पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं प्रत्येक इकाई की परिभाषिकता। अब मान लो जो अपन इकाइयां ले रहे हैं, तो उन जो पर्टिकुलर इकाइयों को अपन अध्ययन में सम्मिलित अपने किया है, तो उनको पहले मुख्य रूप से परिभाषित करना क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको परिभाषित अपन कर सके कि अपनी कौन कौन सी इकाइयों हमने ये लिया है, इसके पूरा मुझे उसका अर्थ है पूरा ये है, हमने इसमें ये चीजें सम्मिलित की है। अब बात करते हैं अन्वेषण के केंद्र के रूप में तुलना योग्य प्रति विषय। मतलब क्या है, जब अपन अन्वेषण कर रहे हैं किसी चीज का, है ना, जब आप परस्पर दो चीजों की तुलना कर रहे हैं, तो उनका जो विषय जो प्रत्यय होती है वो क्या होना चाहिए, वो भी समानता लिए हुए होने चाहिए, उनमें कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। जो जितने विषय अपन जहाँ ले रही तुलना में, उतने विषय दूसरे विषय की तुलना में भी हमारे होने चाहिए। शोध के केंद्र की सुनिश्चितता। अब पर्टिकुलर का शोध का केंद्र है क्या, वो निश्चित होना चाहिए कि भाई अपने शोध का केंद्र क्या लिया है, मंत्रिमंडल लिया है, मंत्री परिषद लिया है, राजनीतिक लिया है, आर्थिक लिया है, सामाजिक लिया है। तो वो क्या चाहिए, पूरा वो चीज क्लियर हमारी होनी चाहिए। सुनिश्चित है कि अपने इस स्तर पर ही आपको अध्ययन करना है। प्रत्येक इकाई के न्यूनतम 2 उदाहरण अनिवार्य। अब जो अपन इकाई ले रहे हैं, यानी अध्ययन की जो अपन जो इकाइयां ली, उनकी क्या होनी चाहिए, हर एक के 2 उदाहरण होना क्या है, मुख्य रूप से आवश्यक है। उसके बिना अपन क्या कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर चीजों का अध्ययन अपन स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे बोलेंगे अपन इकाई की, इसे बोला गया ना क्या कि इकाई के चयन के रूप में प्रत्यय ढांचा, है ना। क्या बोल सकते हैं इसमें कि जब हम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो तुलना की इकाइयों की प्रत्यय ढांचा एक जैसा होना चाहिए, यानी सभी इकाइयां एक ही प्रत्यय से संबंधित होनी चाहिए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की तुलना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से करने पर तुलना की दोनों इकाई समान प्रत्यय ढांचे वाली इकाई कही जाएगी, है ना। और यदि इन इकाइयों में अनेक प्रकार के अंतर या विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन प्रत्यय की दृष्टि से दोनों का ढांचा एक जैसा होना क्या है, अनिवार्य है। फिर बात करते हैं कि इसमें तो है ही अनिवार्य, यदि हम अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना राजस्थान के राज्यपाल से करें, तो दोनों इकाइयों का प्रत्यय ढांचा क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, और यह तुलना कर पाना क्या होगा, संभव नहीं होगा, और ना ही इससे कोई अपन को नए कुछ आंकड़े प्राप्त होंगे, ना तो अपना शोध कार्य पूर्ण हो पाएगा। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, प्रत्येक इकाई की परिभाषितता। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में केवल इस प्रकार की प्रत्येक इकाई को ही चुना जाना चाहिए जिनकी परिभाषा की जा सके। इकाइयों का चयन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनसे संबंधित प्रत्यय समय, स्थान, संस्कृति के बंधनों से मुक्त हो और सभी अवस्थाओं और परिस्थितियों में लागू होने वाली हों। जो हम पर्टिकुलर अध्ययन के अपने मुख्य केंद्र बिंदु ले रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, मुख्य रूप से मतलब उस तक थोड़ा सा अंतर पाया जाए, लेकिन क्या ज्यादातर अधिक रूप से समानता इसमें होनी बहुत ही। जैसे मान लो उदाहरण बोलते हैं इसका, राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक विकास या राजनीतिक समाजीकरण जैसे प्रत्ययों को परिभाषा संभव है, जबकि लोकतंत्र या समाजवाद आज भी ऐसे प्रत्यय हैं जिनकी परिभाषा पर बहुत अधिक मत विभिन्नता है, यानी एक समान में मत प्राप्त नहीं होते। अधिकांश परिभाषाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, अतः जिन इकाइयों की परिभाषित कर पाना संभव हो, उनके आधार पर ही तुलना करते हुए अधिक सुसंगत रूप से समानीकरण की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है ना। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, अन्वेषण के केंद्र के रूप में तुलना योग्य प्रत्यय विषय, यानी तुलनात्मक अध्ययन के लिए अन्वेषण केंद्र के रूप में तुलना योग्य व समान प्रत्यय विषय ही चुने जाने चाहिए, अन्यथा अध्ययन के संबंध में परिकल्पना कर पाना क्या हो जाता है, कठिन
कठिन प्रतीत होने लग जाता है। शोध के केंद्र की सुनिश्चितता। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में अधिक सार्थक एवं उपयोगी बनाने के लिए हमारे अध्ययन का सुनिश्चित ध्येय या लक्ष्य होना चाहिए। इससे हम निरर्थक तथ्यों की तुलना से बच सकते हैं। यदि शोध के केंद्र की सुनिश्चितता नहीं होगी तो अनावश्यक आंकड़े इकट्ठे होंगे, है ना, गलती होने का भय बढ़ जाएगा और जो अपन फटाफट जो काम करना चाहते हैं वो अपना कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा और अध्ययन की जो इकाई है और जो परिकल्पना है वो भी हमें गलत ही प्राप्त होगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो लिखा हुआ ना, उद्देश्य की सुनिश्चितता से अध्ययन की इकाइयों के संबंध में परिकल्पना करना भी आसान हो जाता है। यदि उद्देश्य स्पष्ट है तो क्या होगा, और कार्य आसानी से स्पष्ट अपने हो जाएंगे। प्रत्येक इकाई के न्यूनतम 2 उदाहरण की अनिवार्यता है। तुलना के लिए कम से कम 2 स्थितियां, ठीक है, 2 पद, 2 उदाहरण आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए। यदि 2 या उससे अधिक उदाहरण नहीं होंगे तो तुलना करना संभव नहीं होगा। तुलना करने का मतलब यह नहीं होता कि न्यूनतम 2 उदाहरण तो उपलब्ध हैं, मात्र एक घटना या उदाहरण के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी क्या, यदि एक घटना पर आधारित और तुलना पर कर रहे हैं तो उस पर तुलना करना क्या है, संभव नहीं है। इस प्रकार तुलनाओं के सृजनात्मक अथवा अर्थपूर्ण बनाने के लिए तुलनात्मक पद्धति की उपयुक्त शर्तें पूरा होना अनिवार्य है, अन्यथा की गई तुलनाएं केवल यांत्रिक बनकर रह जाएंगी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रकार की इकाइयों की परस्पर तुलना करना तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, जो हमें जो चीज़ें चाहिए, मतलब उसके परिभाषित होना चाहिए, उसके 2 एग्जाम्पल्स होने चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से जो अपन अध्ययन की इकाई ले रखे हैं वो सेम होनी चाहिए, उसका समय काल के अनुसार कुछ परिस्थितियाँ हों, लेकिन जो आंकड़े हैं जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो चीज़ क्या होनी चाहिए, हमारे सेम होनी चाहिए और ऐसी हो कि अपन उन चीज़ को परिभाषित कर सकें, उनमें हमें कोई अंतर नहीं प्रतीत होना चाहिए। यदि अंतर हुआ तो क्या होगा, जो अपनी परिकल्पना वो भी ठीक रूप से कार्य नहीं कर पाएगी और अंतर में अपने जो अपने आंकड़े साक्ष्य जो जुटाएंगे अपन वो भी ठीक रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे और अपना तुलनात्मक पद्धति का अपन करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर शोध कार्य के लिए वो भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।